Hello guys, welcome back to the Ratan's Ayurveda. I am Ratan, welcoming you all to our अष्टांग हृदय सीरीज। तो अष्टांग हृदय सीरीज की हम लोगों ने स्टार्ट किया था और इसमें हम लोगों ने ऋतुचर्या अध्याय देख रहे थे और ऋतुचर्या अध्याय का ये आज लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, तो हम लोगों ने ऋतु स्टार्ट की थी कि महीनों के नाम और ऋतुओं के नाम कौन कौन से होते हैं। फिर हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक देखी कि शिव अग्नि वर्ष है, अर्थात शिशिर वसंत ग्रीष्म और वर्षा शरद हेमंत, ये 6 ऋतुएं वाग्भट जी द्वारा बताई गई हैं। फिर हम लोगों ने आगे बढ़ा और एक एक ऋतुओं के बारे में डिटेल में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया कि किस ऋतु के आहार विहार क्या है, मतलब डेली लाइफस्टाइल में कैसे उससे उतारना चाहिए और कैसे हम लोग ऋतुचर्या को फॉलो करके यानी कि ऋतुओं के अनुसार अपने आप को ढालकर हम लोग निरोग या फिर आरोग्यता की तरफ बढ़ सकते हैं और अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग का एक लक्ष्य है कि हम लोग को बीमार नहीं पड़ना है और बीमार नहीं पड़ना है उसके लिए हम लोग को ऋतुचर्या दिन प्रतिदिन फॉलो करनी पड़ रही है। तो हम लोगों ने ग्रीष्म ऋतु तक देख लिया था कि ग्रीष्म ऋतु में हम लोग को कैसे कौन कौन सा भोजन का त्याग करना है, कौन कौन से रस का उपयोग करना है। अब हम लोग बढ़ चलते हैं उसके आगे और वर्षा ऋतु में प्रवेश करते हैं। तो दो ऋतुएं बची हुई है हम लोगों ने, क्योंकि स्टार्ट किया था हेमंत ऋतु से। फिर हेमंत के बाद हम लोग आदान काल में गए कि वह गृह देखा यानी कि शिशिर वसंत और ग्रीष्म ऋतु देखा। फिर अब वर्षा ऋतु हम लोग देखते हैं। तो वर्षा ऋतु में देखो क्या कहता है। वर्षा ऋतु में आदान आदान काल के बाद से जस्ट वर्षा ऋतु स्टार्ट होती है, यानी कि वर्षा ऋतु में विसर्ग काल स्टार्ट होता है। लेकिन आदान काल में क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु चूंकि आई रहती है और सूर्य का तेज प्रबल रहता है आदान काल के लास्ट यानी ग्रीष्म ऋतु तक। तो उस स्थिति में आदान काल जब लास्ट में रहता है तो व्यक्ति की अग्नि जो है वो मंद पड़ जाती है, यानी आदान काल में प्राणियों के शरीर थकान को प्राप्त करते हैं और इनकी अग्नि भी मंद पड़ जाती है। तो वर्षा काल में भी दुष्ट दोषों के द्वारा अग्नि मंद हो जाता है, यानी वर्षा काल में भी अग्नि मंद ही रहती है। तो देखो क्या हुआ था, आदान काल में अग्नि मंद थी क्योंकि सूर्य का तेज बहुत ज्यादा था, प्राणियों का बल क्षीण हो रहा था। तो वही स्थिति वर्षा काल में भी प्रारंभ रहेगी, यानी कि तुरंत एक झटके में इफेक्ट नहीं खत्म हो जाता है आदान काल का। अभी हम लोग आगे आज ही के लेक्चर में देखेंगे कि संधि काल, जैसे एक ऋतु खत्म होती है तो वो धीरे धीरे खत्म होती है और उसका जो नई ऋतु स्टार्ट होती है वो भी धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाते जाती है। तो अभी जस्ट ग्रीष्म ऋतु अभी खत्म हुई है लेकिन अभी भी तेज सूर्य का बना ही हुआ है साथ ही साथ। तो जैसा आदान काल में अग्नि मंद पड़ी हुई है वैसे वर्षा काल में भी हम लोग को अग्नि मंद ही देखने को मिलती है। हालांकि जो भी है घने बादल वगैरह हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो घने बादल हैं और ये भी अग्नि को मंद करते हैं। तो अग्नि की दुष्टि एक बार देख लेते हैं, अग्नि दुष्ट कैसे होती है। तो बादलों की अधिकता से, अगर बादल अधिक होंगे, तो देखो ये कह रहा है अग्नि दुष्ट कैसे होंगे होंगे बादलों की अधिकता से। अगर बादल अधिक होंगे फिर ओस के कारण से, ओस अधिक पड़ता है वर्षा ऋतु में। देखो बादल तो अधिक होते ही है, साथ ही साथ हमें मॉइस्चर देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर में। तो बादल ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, ओस ज्यादा होंगे, साथ ही साथ शीतल वायु बह रही होती है। फिर उसके बाद से क्या होता है, पृथ्वी से निकलने वाली वाष्प के कारण से, पृथ्वी से जो उष्मा निकलती है या वाष्प निकलता है उसके कारण से, और आहार द्रव्यों में अम्ल विपाक होता है उसके कारण से। हम लोगों ने पढ़ा था कि मधुर अम्ल जो वर्षा ऋतु में है वो चारों तरफ एटमॉस्फेयर में अम्ल डोमिनेट कर जाता है। फिर मैंने उस टाइम भी एसिड रेन के बारे में बताया था कि पूरा जो वातावरण है वो अम्लीय हो जाता है, अम्ल रस डोमिनेट करता है, अम्ल रस का जो है बल प्रधान होता है। तो आहार द्रव्यों में हम लोग जितना भी होता है वो उसमें अम्ल विपाक हम लोग को देखने को मिलता है। साथ ही साथ क्या होता है, जल की भी दुष्टि हो जाती है, क्योंकि एसिड रेन का ही कॉन्सेप्ट है कि हवा में जितना भी डर्ट पॉल्यूटेंट्स वगैरह हवा में तैरते रहते हैं, फिर जब वर्षा आती है तो साथ ही साथ उस पानी में जो होता है वो पॉल्यूटेंट्स भी मिल जाते हैं, तो इससे जल दुष्टि हो जाती है। और इन सभी कारणों के द्वारा ही अग्नि भी दुष्ट हो जाती है, यानी अग्नि की दुष्टि हो जाती है। तो देखो बादल छाए रहते हैं, ओस बढ़ता है, शीतल वायु बढ़ती है, पृथ्वी की उष्मा निकलते जा रही है, साथ ही आहार द्रव्य जितना भी हो गया है चारों तरफ से अम्ल विपाक ही प्रदान हो गया है, जल की दुष्टि हो गई है। इस कारण जो है अपनी अग्नि जो है वो कमजोर पड़ जाती है। और हम लोग नॉर्मली देख भी सकते हैं कि वर्षा ऋतु में डाइजेशन हल्का सा वीक पड़ जाता है क्योंकि अग्नि दुष्ट पड़ चुकी है। यही देखो आदान काल का जो अग्नि मंद है उसका आफ्टर इफेक्ट हमें वर्षा काल में भी
देखने को मिल रहा है। इस श्लोक में यही बताया गया है, यही समझाया है आचार्य वाग्भट जी ने। अब साधारण ऋतुचर्या देखते हैं, साधारण ऋतुचर्या के बारे में क्या बताया है। तो इसमें कहा है कि मंद अग्नि के द्वारा जो है वो दोष जो है वो दूषित हो जाते हैं। क्योंकि देखो अग्निमंद है तो फूड का डाइजेशन सही से नहीं होगा, तो फूड का डाइजेशन सही से नहीं होगा तो हमें बहुत तरह के रोग वगैरह देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि खाना पचना जरूरी है, इसलिए आचार्य वाग्भट जी ने क्या बताया है कि साधारण आहार विहार करना चाहिए इस ऋतु में, साधारण आहार विहार करने की सलाह दी है। और क्या है, ऐसा आहार विहार करना चाहिए जो दोषों का शमन कर सके, और दोषों के शमन के साथ साथ जठराग्नि का वर्धक कर सके, यानी जठराग्नि को बढ़ा सके। जठराग्नि बढ़ेगी तो क्या करेगी, वो खाने को पचाएगी, खाने को पचाएगी तो हमें एनर्जी मिलेगी, हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलेगी, जो कि दोषों का शमन करने के लिए कारगर सिद्ध होगी। और ये वही का मतलब होता है अग्नि, अग्नि के बारे में बता रहा है कि अग्नि मंद पड़ जाती है, वही मतलब अग्नि, ये अग्नि के बारे में बता रहा है यहाँ पे। तो ये रही साधारण ऋतुचर्या। हम लोग को अपना आहार विहार जो है वो ऐसा रखना है जो कि जठराग्नि वर्धक हो और दोषों का शमन करने वाला हो। फिर क्या है, शरीर शोधन एवं आहार। तो अब देख लेते हैं कि शरीर शोधन और आहार के बारे में। उसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि भाई इस टाइम पे होता क्या है रियलिटी में। तो वर्षा ऋतु के बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग, और इसमें क्या होता है, हम लोग को वात डोमिनेट करता है। देखो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में जो वात होता है उसका संचय होता है, और वो वर्षा ऋतु में आके वात जो है वो प्रकोप करता है। तो प्रारंभ में क्या किया जाता है, वात के शमन के लिए, चूंकि वात ग्रीष्म ऋतु में डोमिनेट किया हुआ है, संचय हुआ है, और इस वर्षा ऋतु में प्रकोप कर रहा है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, आस्थापन वस्ती दी जाती है। तो आस्थापन वस्ती दी जाती है, इसको कैसे समझ सकते हैं। देखो वस्ती जो होता है बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे, एक बार छोटा सा टॉपिक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो वस्ती 2 टाइप का होता है, एक होता है अनुवासन बस्ती और एक है आस्थापन बस्ती। तो यहाँ पे हम लोग को आस्थापन बस्ती देना है। तो आस्थापन बस्ती का मतलब क्या होता है, इसको स्नेह बस्ती भी बोलते हैं। इसमें आस्थापन बस्ती में क्या दिया जाता है, उबली हुई औषधियां दी जाती है, उबली हुई औषधियां। उबली हुई औषधियां जो है उसको रेक्टल मार्ग से उसको एब्जॉर्ब कराया जाता है। तो ये हो गया आस्थापन बस्ती। और क्या एक होती है अनुवासन बस्ती। तो अनुवासन बस्ती या इसको निरूह बस्ती भी बोलते हैं, निरूह बस्ती। तो देखो 2 टाइप का बस्ती बता दिया मैंने, एक अनुवासन बस्ती होता है और एक आस्थापन बस्ती होता है। तो इसमें क्या है, आस्थापन बस्ती दिया जाता है, क्योंकि देखो रुक्षता शरीर में प्रेजेंट रहती है। तो रुक्षता प्रेजेंट रहती है, तो रुक्षता शरीर में प्रेजेंट रहती है, तो इसको क्या ऐसी औषधियां दिया जाता है जो कि स्नेहवर्धक हो, और उबली हुई औषधियां दी जाती है इसमें। तो ये आस्थापन बस्ती कहलाती है। तो ऐसे करके बस्ती दे के हम लोग इसका जो भी वात डोमिनेट किया हुआ है शरीर में उसका हम लोग शमन करते हैं। फिर देखो फिर क्या आहार के लिए क्या क्या बताया गया है। तो आहार के लिए बताया गया है पुराना धान्य, यानी कि जो भी पुराना अनाज है, जौ हो गया, गेहूं हो गया, इन सब का सेवन किया जा सकता है। फिर क्या हुआ है, अच्छी तरीके से फ्राई मांस का, या फिर जो भी नॉन वेजिटेरियन वगैरह हैं उन लोगों के लिए बताया गया है कि क्योंकि रुक्षता बढ़ी हुई है तो रुक्षता के लिए जो फ्राई करके मांस आदि का प्रयोग किया जा सकता है, जितने भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं। फिर मूंग मसूर आदि की दाल के लिए बारे में बताया गया है, मूंग मसूर आदि की दाल का यूज। तो यूज यानी कि दाल का जो भी पानी या जूस वगैरह होता है उसके बारे में बात किया जा सकता है। कई जगह पानी बोलते हैं, कई जगह दाल का जूस बोलते हैं। तो मूंग मसूर आदि की दाल का यूज जो है वो ये रहा यूज जो है उसका प्रयोग किया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है, पुराने शहद या अरिष्ट पुराने शहद का प्रयोग किया जा सकता है या फिर अरिष्ट का प्रयोग किया जाता है। तो शहद तो सबको जानता है कि शहद कलेक्ट किया जाता है, और बोला भी जाता है कि जितना पुराना शहद होता है उतना ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन ये अरिष्ट क्या होता है, तो अरिष्ट को हम लोग रिलेट कर सकते हैं किससे,
जड़ी बूटियों से बना हर्बल पेय, जड़ी बूटियों से बना हर्बल पेय। तो देखो इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों वगैरह होती हैं और हर्बल ड्रिंक होता है, ये अरिष्ट कहलाता है। तो पुराने शहद के बारे में भी बोला है लेने के लिए, और अरिष्ट आदि का सेवन किया जा सकता है इस मौसम में। फिर अन्य आहार तथा जल के बारे में क्या बताया है कि देखो बोला है मस्तु को सौवर्चल लवण तथा पंचकोल चूर्ण के साथ या फिर दोनों के साथ सेवन किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये आता है मस्तु किसे कहते हैं। देखो ये इसमें बताया गया है कि मस्तु सौवर्चल, यानी कि मस्तु को सौवर्चल सौवर्चल लवण के साथ सेवन किया जा सकता है, या फिर पंचकोल चूर्ण के साथ सेवन किया जा सकता है, या फिर सौवर्चल लवण और पंचकोल चूर्ण दोनों के साथ ही इसका सेवन किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये आता है मस्तु होता क्या है। तो मस्तु बोलते हैं वाटरी पार्ट ऑफ कर्ड, वाटरी पार्ट ऑफ कर्ड, यानी कि जो दही का जो वाटरी पार्ट होता है उसको मस्तु बोलते हैं। अब उसको सवर्चल लवण के साथ, यानी कि ये सवर्चल लवण काला नमक को बोला जाता है, काले काले नमक के साथ सेवन किया जा सकता है, या फिर पंचकुल चूर्ण के साथ सेवन किया जा सकता है, या फिर दोनों के साथ ही सेवन किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है पंचकोल चूर्ण किसे कहते हैं। तो पंचकोल चूर्ण भी मैं बता ही देता हूँ। देखो इसका श्लोक है पिपली पिपली मूलम चव्य चित्रक नागरई। तो ये पांचों पांचों जो कंपोनेंट है मिलके पिपली पिपली मूलम चव्य चित्रक और नागरई, तो ये पांचों कंपोनेंट मिलकर पंचकोल बनाते हैं। लिख देता हूं मैं, अच्छा याद कर सकते हो, याद करना ही पड़ेगा। देखो इसको याद कर लेना, पिपली पिपली मूलम चव्य चित्रक नागरी, पिपली पिपली मूलम चव्य चित्रक नागरे। तो देखो ये पांचों कंपोनेंट है, इन पांचों कंपोनेंट के कंपोजिशन से पंचकोल चूर्ण तैयार किया जाता है। तो देखो इसमें यही बोला है मस्तु सौवर्चलाद्य व पंचकोलाव चूर्णितम, यानी कि मस्तु जो होता है वो वाटरी कंपोनेंट ऑफ कर्ड है, मैंने बता दिया। उसको या तो सौवर्चल लवण यानी काले नमक के साथ सेवन किया जा सकता है, या फिर पंचकोल चूर्ण के साथ सेवन किया जा सकता है वर्षा ऋतु में, या फिर इन दोनों को मिला के भी मस्तु के साथ सेवन किया जा सकता है। तो इतना सा आहार के बारे में बताया गया है इसमें। फिर जल के बारे में क्या क्या बताया है। तो जल में आंतरिक वर्षा जल का सेवन किया जा सकता है। वो भी देखो बोला जाता है कि फर्स्ट जो बारिश होती है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल वगैरह उड़ते रहते हैं, और डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक जो अपना जो बादल से जो वर्षा होती है फर्स्ट वर्षा, तो उसमें क्या होते हैं, ये मिल जाते हैं। तो अगर ऐसे जल का सेवन करेंगे तो उसमें डस्ट कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा होंगे, तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो इसीलिए फर्स्ट वर्षा के बाद से जितने भी बारिश वगैरह हैं उनका सेवन किया जा सकता है। तो आंतरिक वर्षा का जल का सेवन किया जा सकता है। साथ ही कुआं का भी जल बारिश के मौसम में सही हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। साथ ही क्वथित जल का भी सेवन किया जा सकता है। तो क्वथित जल का मतलब होता है उबाल कर ठंडा किया हुआ जल। पहले उबालेंगे फिर उसके बाद से ठंडा कर देंगे, तो उबाल कर जो ठंडा किया हुआ जल होता है उसको क्वथित जल बोलते हैं। तो ऐसे जल का सेवन किया जा सकता है। ये देखो ये ऋतम है, तो इसका मतलब होता है क्वथित जल से ही लिया गया है। तो लिख ही देता हूं मैं। तो देखो इसका मतलब होता है क्वथित जल, और उबाल कर ठंडा किया हुआ है ऐसे जल का सेवन किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, फूड इन एक्सेसिव रेन। तो अगर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, अत्यधिक वर्षा हो रही है, तो ऐसे मौसम में हम लोग को क्या खाना चाहिए। तो देखो इसके पहले हम लोग नॉर्मल आहार विहार
नॉर्मल आहार मैंने बता दिया कि ठीक है, मस्तों का प्रयोग किया जा सकता है और पानी वगैरह में आंतरिक जल का, कुएं का जल का या क्वथित उबाल कर ठंडा करके ऐसे जल का प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही मैंने बताया मांस रस का सेवन किया जा सकता है, पुराने शहद का, अरिष्ट का, मूंग मसूर की दाल का सेवन मैंने बताया, पुराना धान्य वगैरह जैसे पुराना जौ हो गया, पुराना गेहूं वगैरह हो गया, इनका सेवन किया जा सकता है। लेकिन अब अगर बहुत ज्यादा ही बारिश होती है, कभी कभी होता है कि हैवी रेन हो रही है, 10-10 15-15 दिन तक लगातार बारिश हुए ही जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में क्या क्या भोजन का सेवन किया जा सकता है, ये इसमें बताया गया है। तो देखो, इसमें बताया गया है कि अत्यधिक वर्षा होने पर पर्याप्त अम्ल रस वाले खाद्य पदार्थ, तो ऐसे पदार्थ जिसमें पर्याप्त अम्ल रस हो, तो ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। साथ ही नमकीन पदार्थों का भी सेवन करना चाहिए, और नमकीन के साथ साथ स्निग्ध खाद्य पदार्थों जैसे भजिया हो गया, पकौड़े हो गया, तो स्निग्ध पदार्थों में पकौड़े आदि का सेवन किया जा सकता है, भजिया पकौड़े आदि का सेवन किया जा सकता है। क्योंकि बारिश के मौसम में हम लोग रेगुलरली भी देखते हैं कि बारिश का मौसम होता है तो पकौड़े, चाय पकौड़े आदि खाने का मन कर लेता है। तो ये बताया भी गया है कि स्निग्ध पदार्थ का सेवन जैसे पकौड़े वगैरह का सेवन किया जा सकता है। साथ ही ऐसे पदार्थ जो कि शुष्क हो, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पहले से ही बहुत ज्यादा नमी फैली हुई है, तो ऐसे पदार्थ जो शुष्क हो उनका सेवन करने के लिए बताया गया है। साथ ही मधु के साथ क्या है, मधु और लघु आहार का सेवन भी करना चाहिए। ऐसा आहार जो मधु हो और लघु हो, आसानी से पच जाए, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ी सी वीक पड़ी हुई है, तो लघु आहार का भी सेवन करने को बताया गया है। फिर विहार के बारे में क्या बताया है, तो विहार में नंगे पांव जो है वो नहीं चलना है। फिर सुगंधित इत्रों का या द्रव्यों का प्रयोग करना है। और क्या बताया है विहार के बारे में वर्षा ऋतु में, वस्त्र को अगुरु की धूप बताई। अगुरु अगुरु तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, एक टाइप का कंपोनेंट है जो अच्छी सुगंध भी देता है। तो वस्त्र को जो है वो अगुरु की धूप से दिखाते रहना है, क्योंकि वस्त्रों में से देखना वर्षा ऋतु में बहुत सारी स्मेल वगैरह आने लगती है, तो वो स्मेल को दूर करने की बात कर रहा है, इत्र और अगुरु की धूप से। फिर रहना कहाँ चाहिए, तो फर्स्ट फ्लोर पे रूम लेना चाहिए, प्रथम मंजिल के कमरे में रहना चाहिए। और क्या बताया है, ऐसे कमरे में जहाँ पे ओस हो गया, शीतल वायु हो गया या वर्षा हो गया, तो वर्षा आदि का प्रवेश ना हो रहा हो, यानी कि ओस, शीतल वायु तथा वर्षा की बौछारें नहीं आ रही हो, ऐसे रूम में रहना है। फिर क्या है, नदी के जल का सेवन नहीं करना है, नदी के जल को त्याग देना है। तो देखो, कुएं के जल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन नदी के जल का सेवन वर्षा ऋतु में नहीं करने के लिए बताया गया है। साथ ही अभी तक हम लोग गर्मी में सत्तू आदि का प्रयोग कर रहे थे, सत्तू खा रहे थे, सत्तू में शर्करा मिलाकर, मैंने बताया था ग्रीष्म ऋतु में। लेकिन वर्षा ऋतु में सत्तू का सेवन नहीं करना है। साथ ही जो दिन में शयन करने के लिए बताया गया था ग्रीष्म ऋतु में, तो दिन में शयन भी अब नहीं करना है। फिर व्यायाम को भी वर्जित बताया गया है, व्यायाम भी नहीं करना है इस मौसम में। और एक्सेसिव धूप का सेवन भी नहीं करना है, क्योंकि धूप क्या हो गया, अभी तक बहुत तेज धूप हो रहा था, पूरा प्रतिदिन बल छड़ कर रहा था। अब तुरंत आदान काल से विसर्ग काल आया है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि धूप तेज हो जाए, लग जाए, तुरंत अचानक से मौसम तेज चेंज होता है तो लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। तो ऐसा भी नहीं करना है कि अत्यधिक धूप का सेवन करने लगे, तो इससे भी त्याज बताया गया है। फिर शरद ऋतु पे आ जाते हैं। अब ये लास्ट ऋतु देख लेते हैं क्या होता है शरद ऋतु में। तो शरद ऋतु में क्या होता है, देखो वर्षा काल में क्या होता है, पित्त का संचय होता है। देखो मैंने बताया ग्रीष्म ऋतु में वात का संचय होता है, जो वर्षा ऋतु में प्रकोप करता है। तो लेकिन वर्षा ऋतु में जो होता है वो पित्त का संचय होता है, और शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है। अभी मैं हो सकता है कि 1-2 स्लाइड के बाद से मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, कौन से ऋतु में कौन सा संचय और प्रकोप होता है, एक चार्ट के, एक टेबल के फॉर्म में, तो एकदम क्लियर हो जाएगा अच्छे से, और याद भी कर सकते हैं आप लोग। तो देखो वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है, लेकिन शरद ऋतु आते आते पित्त जो है वो प्रकोप करने लगता है, पित्त काफी बढ़ जाता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पित्त का समन करना पड़ेगा, क्योंकि पित्त बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसका देखो कैसे इसका समन करेंगे, तो तिक्त घृत, देखो तथा तैलम घृतम मधु, तो जो घृत होता है वो पित्त का समन करता है, तो तिक्त घृत का सेवन करने के लिए बताया गया है। साथ ही वस्ति वीरेको वमनम, यानी कि इसमें विरेचन करने के लिए बताया, विरेचन जो है वो पित्त का समन करता है। और रक्त मोक्षण तो त्रिदोष के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो पित्त समन से रिलेटेड हो रही है, तो रक्त मोक्षण से भी पित्त का समन किया जा सकता है। तो घृत का, विरेचन का और रक्त मोक्षण से पित्त का जो है हमें समन कर देना है, क्योंकि शरद ऋतु में जो है वो पित्त प्रकोप कर रहा है। आहार विधि में क्या बताया है कि खाने पीने में क्या क्या करना है, तो
तिक्त मधुर तथा कषाय रसयुक्त लघु आहार का सेवन करना है। तो ऐसे आहार का सेवन करना है जिसमें तिक्त हो, मधुर और कषाय रस हो, कषाय। तो देखो ये तीनों आहार बेसिकली ये क्या है, लघु आहार है। तिक्त हो गया, मधुर हो गया और कषाय हो गया। तो ऐसे ऐसे आहार का सेवन करने के लिए बताया गया है जिसमें तिक्त, मधुर और कषाय रस हो, और साथ ही साथ लघु भी हो। ऐसे ऐसी चीजों का प्रयोग करने के लिए बताया गया है। और तिक्त, मधुर और कषाय रस को क्यों बोल रहा है, क्योंकि पित्त डोमिनेंट हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, और पित्त को ये तिक्त, मधुर और कषाय रस है वो पित्त पित्त का शमन करते हैं। तो इसलिए तिक्त, मधुर और कषाय रस को यूज करने के लिए बताया गया है। तो देखो कितना साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है। तिक्त, मधुर, कषाय पित्त को घटाते हैं, और शरद ऋतु में पित्त प्रकोप कर रहा है, इसलिए तिक्त, मधुर और कषाय रस का सेवन करने के लिए आचार्य जी ने बताया है। साथ ही देखो खाने पीने में क्या करना है। खाने पीने में साली चावल का यूज कर सकते हैं, मूंग दाल का यूज कर सकते हैं, मिश्री का यूज कर सकते हैं, आंवला हो गया, पटोल का यूज कर सकते हैं, शहद का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो नॉन वेजिटेरियन है उनको जंगल प्राणियों के मांस आदि का सेवन करने के लिए भी बताया गया है। तो ये किया जा सकता है। अब ये सब तो सबको पता है। साथ ही अब ये पटोल होता है, पटोल पटोल नहीं पता चल पाता है कि लोगों को है क्या। तो पटोल देखो एग्जैक्टली एक परवली टाइप की स्पेसीज होती है। तो लुक लाइक परवल। परवल तो आप सभी ने देखा ही होगा। परवल कुछ इस टाइप का होता है, गोल सा। तो देखो ऐसे हो गया। इसी परवल से ही मिलती जुलती स्पेसीज होती है, पटोल है एक स्पेसीज है। लेकिन याद कर लो कि शरद ऋतु में पटोल के बारे में बताया गया है। और पटोल क्या होता है, तिक्त और कषाय रस जो होता है उसमें प्रमुखता से विद्यमान होता है, और वो क्या करता है, पित्त का शमन करने में उपयोगी होता है। तो पटोल का जो है, हम लोग अगर किसी व्यक्ति में पित्त बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा पित्त डोमिनेट कर रहा है, तो पित्त का शमन करने के लिए हम लोग पटोल का उपयोग कर सकते हैं। तो ये पटोल के बारे में बताया गया है। तो ये आहार विधि मैंने क्लियर कर दिया। अब देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आता है हंसोदक के बारे में, कि हंसोदक का सेवन, ये क्वेश्चन आता है। तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि भाई हंसोदक होता क्या है। देखो हंसोदक में क्या होता है कि ये शरद ऋतु में हंसोदक का जो है वो फेनोमेना होता है। हंसोदक में क्या होता है, शरद ऋतु में जो नदी हो गया, तालाब हो गया, या सरोवर, नदी, तालाब, सरोवरों आदि का जल जो है वो दिन में सूर्य की किरणों से तप्त होता है। जितने भी तालाब हो गए, सरोवर हो गए, इन सब के जल जो है वो दिन में, शरद ऋतु की ही बात हो रही है और किसी ऋतु की नहीं बात हो रही है। तो शरद ऋतु में दिन में क्या होता है, वो सूर्य की किरणों से तप्त हो जाता है। फिर जैसे ही रात होती है तो रात में चंद्र किरणों से शीतल हो जाता है। अब सूर्य से तो बहुत उष्ण हुआ, हॉट हुआ वो जल, और चंद्र किरणों से क्या हो गया, कूल हो गया। तो दिन में ये जितने भी जल है वो सूर्य किरणों से गर्म हुए और चंद्र किरणों से कूल हो गए। साथ ही रात्रि में ही अगस्त नामक नक्षत्र होता है, अगस्त नामक नक्षत्र उदित होता है रात में। तो इनके द्वारा क्या होता है, ये जो जल होता है वो पवित्र कर दिया जाता है। पवित्र के साथ और क्या क्या कर दिया जाता है, निर्विष कर दिया जाता है, यानी विष रहित कर दिया जाता है, मल रहित कर दिया जाता है, और ऐसा जल बन जाता है कि जो दोषों आदि का शमन कर सके। एक बार और बता देता हूँ कि शरद ऋतु की बात हो रही है। शरद ऋतु में जितने भी तालाब हो गए, मानसरोवर आदि का जल हो गया, ये दिन में क्या होता है, सूर्य की किरणों से तप्त होता है, गर्म होता है। फिर रात में चंद्र किरणों से ठंडा हो जाता है, और रात में ही अगस्त नक्षत्र के प्रेजेंस में ये जल जो होता है वो पवित्र हो जाता है, निर्विष हो जाता है, मल रहित हो जाता है, तथा दोषों को समन करने की शक्ति आ जाती है इसके अंदर। और ऐसे जल का नाम जो है वो हंसोदक हंसोदक रख दिया जाता है, हंसोदक जल। तो अब हंसोदक ही क्यों रखा जाता है, हंसोदक जल, तो इसके पीछे कहानी ये है कि जो हंस है वो हमेशा फ्रेश वाटर में रहते हैं, हमेशा निर्मल जल में रहते हैं, इसलिए इनका नाम जो है वो हंसोदक जल, हंसों के ही नाम पे इनका, इस जल का नाम हंसोदक जल रख दिया जाता है। अब एक तुलना थोड़ी सी की जाती है कि जैसे ये देवताओं के लिए अमृत बना हुआ है, जैसे देवताओं के लिए अमृत बना हुआ है, वैसे ही मानव के लिए हंसोदक हंसोदक फ्रेश माना जाता है। देवताओं के लिए अमृत बना हुआ है, वैसे मानव के लिए हंसोदक बोला जाता है। तो हंसोदक पीने से क्या होता है
कि वो हंसोदक पवित्र होता है, निर्विष होता है, मल रहित होता है और जितने भी बॉडी के दोष होते हैं उनको कम कर देता है। और यह जो जल होता है वो अभिसंधि नहीं होता है, ना ही रुक्ष जल होता है। तो अभिसंधि यानी कि ब्लॉकेज करने वाला नहीं होता है। यह जल जो होता है वो ब्लॉकेज नहीं करता है, यानी कि जितना भी आराम से प्रवाह, जितने भी ब्लड वेसल्स हैं सबको खोलता हुआ जाएगा और कोई भी ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करेगा। क्योंकि देखना बहुत सारे जल जो होते हैं वो भारी भारी से होते हैं, ये एकदम शुद्ध जल होता है और ना ही ये जल जो होता है वो रुक्ष होता है। तो ये मैंने फिर बता दिया कि देवताओं के लिए जैसे अमृत अमृत कहा गया है, वैसे ही मानव के लिए हंसोदक जल का सेवन करने की बात कही गई है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देख लें क्या कहता है। तो इसमें रेजिमेंट एट इवनिंग यानी कि इवनिंग के टाइम पे विहार की बात की गई है। इवनिंग के टाइम पे विहार के बारे में, विहार की बात की गई है। तो विहार में क्या बताया गया है कि रात्रि के प्रारंभ होने पर, यानी कि अभी जस्ट अभी रात्रि की शुरुआत ही हुई है, यानी कि लेट इवनिंग की बात कर रहा है ये। लेट इवनिंग यानी कि अभी रात्रि की हल्की फुल्की शुरुआत ही हो रही है। उस टाइम चंदन और खस और कर्पूर का लेप लगाना है। ये शरद ऋतु की बात हो रही है। चंदन, खस और कर्पूर का लेप लगाना है, साथ ही मोतियों की माला धारण करनी है। और क्या करना है, स्वच्छ वस्त्र पहनना है और चूने के पुते हुए भवनों के ऊपरी खुली छत पर बैठकर, यानी कि सिट ऑन द टॉप रूफ, रूफ पे, छत पे, खुले आसमान के नीचे बैठकर जो है वो श्वेत चांदनी का सेवन करना है। यानी कि चंद्रमा के नीचे बैठ सकते हैं और इससे क्या होता है कि पूरा जो बॉडी का इन्वायरमेंट है, मेंटल पीस है, वो हमें देखने को मिलता है। मतलब पढ़ा था ना, रजस्तमस्य मनसो च दोषा बुहार्द। तो जितने भी मेंटल रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं वो नहीं होते हैं और हमें बहुत ही शांति देखने को मिलती है और आराम से मून लाइट के नीचे बैठकर हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। फिर थिंग्स विच आर प्रोहिबिटेड, तो प्रोहिबिटेड वाली चीजें क्या क्या है तो वो बताया गया है। देखो मैंने मैंने एक फर्स्ट चैप्टर में एक श्लोक पढ़ाया था, कालार्थ कर्मणा योग्यो हीन मिथ्याति मात्र का सम योगस्य विज्ञेय रोगा रोग के कारणम। तो इसमें बताया गया था कि हीन मिथ्या और अति योग के कारण ही हमें डिजीज देखने को मिलते हैं। हीन मिथ्या और अति योग करेंगे तो वो जाके वात पित्त कफ को डिस्टर्ब करेंगे और जिससे हमें डिजीज देखने को मिलेगी। तो किसी भी चीजों की हीन मिथ्या और अति योग नहीं करनी चाहिए। तो एक नॉर्मल लेवल पे करें तो फिर ठीक है सेवन, लेकिन अति नहीं करनी चाहिए। तो देखो क्या है, देखो किसी भी चीजों की अति नहीं करनी चाहिए। तो ओस के बारे में बताया गया है कि ओस का भी अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए, ना ही क्षारीय पदार्थ यानी कि बेस का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगर एक्सेसिव बेस का सेवन करेंगे तो हम लोग की बॉडी में जाके वो क्या करते हैं, जो भी एसिड और पीएच बैलेंस सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। साथ ही भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। ये मॉडर्न भी और आयुर्वेद भी मानता है कि भाई खाना खाओ और उसमें लिक्विड के लिए भी एक हिस्सा छोड़ना पड़ता है, एयर के लिए भी एक हिस्सा छोड़ना पड़ता है। तो हवा और पानी, सॉरी एयर, लिक्विड और फूड फूड पार्टिकल्स हैं, तो इन इन तीनों का बैलेंस बनाना पड़ता है। तो भरपेट भोजन कर देंगे तो पूरा स्टमक सॉलिड से ही फुल हो जाएगा, उसके लिए एयर और लिक्विड के लिए जगह ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए भरपेट भोजन भी नहीं करना चाहिए। साथ ही दही यानी दही का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो दही का सेवन तीन तीन ऋतुओं में नहीं करने के लिए बताया गया है। कौन कौन से, व, ग्री और स, यानी वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में और शरद ऋतु में सेवन करने के लिए नहीं बताया गया है। तो ऐसे ट्रिक से वग्रीस करके याद कर सकते हैं कि दधी का सेवन वग्रीस में तो करना ही नहीं है, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में। लेकिन और बाकी बाकी मौसमों में करना है तो हल्का फुल्का कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों ऋतुओं में करना ही नहीं है। साथ ही तेल का भी सेवन नहीं करना है अत्यधिक। तेल के साथ वसा वसा का भी सेवन नहीं करना है अत्यधिक। वसा मतलब जितना भी फैटी सब्सटेंस है या फिर चर्बी वगैरह हो गया, तो इन इन सब चीजों का सेवन नहीं करना है। तेज धूप का भी अत्यधिक सेवन नहीं करना है, फीवर हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। तीक्ष्ण मध्य का भी सेवन नहीं करना है, सर घूमने लगेगा, आदमी चक्कर खा के कहीं भी इधर उधर पड़ा रह जाएगा।
साथ ही दिवा स्वप्न यानी दिन में भी नहीं, दिन में सोने की मनाही की गई है। हालांकि ग्रीष्म ऋतु में हल्का सा अलाउ किया गया है कुछ देर के लिए कि चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन बाकी मौसमों में दिवा स्वप्न की मनाही है। फिर 10वां है पूर्वी वायु। पूर्वी वायु का भी एकदम सामने से अति सेवन नहीं करना चाहिए। ये था थिंग्स विच आर प्रोहिबिटेड। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आ गया। देखो इसको मैं एक्सप्लेन ऐसे कर देता हूँ। रुक जाओ मैं करता हूँ। देखो जो टेबल का बात कर रहा था वो आ गया है। तो टेबल में क्या है, संचय, प्रकोप, प्रशमन बताया है और संशोधन की विधि बताई गई है। तो वात पित्त कफ तीन जो है वो शारीरिक दोष हो रहे थे। तो वात पित्त कफ का जो देखो, वात पित्त कफ, पहले वात देख लेते हैं। तो वात के बारे में बताया गया है, वात का जो संचय होता है वो ग्रीष्म ऋतु में होता है। प्रकोप जो होता है वो वर्षा ऋतु में होता है। और प्रशमन यानी कि नेचर के पास अपने आप हीलिंग कैपेसिटी होती है और वो क्या करता है, चीजों को हील करना स्टार्ट कर देता है। तो अपने आप जो है वो जो वात का प्रकोप, संचय और प्रकोप हो रहा था वो नेचर ही हील करते करते शरद ऋतु में जो है वो वात का एलिमिनेशन स्टार्ट करता है। तो प्रशमन की बात करें तो वो शरद ऋतु में देखने को मिलती है। तो देखो वात का तो मैंने बता दिया, ग्रीष्म ऋतु में संचय, वर्षा ऋतु में प्रकोप और शरद ऋतु में प्रशमन। तो और इसकी संशोधन विधि तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं। वात के लिए वस्ती है, पित्त के लिए विरेचन है और कफ के लिए वमन बताया गया है। तो पित्त का संचय, प्रकोप और प्रशमन देख लेते हैं। पित्त का वर्षा ऋतु में संचय होगा, शरद ऋतु में प्रकोप होगा और हेमंत ऋतु में प्रशमन होगा। साथ ही संशोधन की विधि है, क्या है, विरेचन है। फिर कफ, कफ का जो है वो संचय बताया गया है शिशिर ऋतु में और प्रकोप जो है वो वसंत ऋतु में और प्रशमन जो है वो ग्रीष्म ऋतु में बताया गया है। संशोधन की विधि जो है वो वमन है। तो अब आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे होंगे कि आपने तो सर दो दो लिखे हैं, हेमंत, हेमंत भी लिखा है और शिशिर भी लिखा है। तो हेमंत ऋतु जो है वो चरक, आचार्य चरक ने बताई है और जो शिशिर ऋतु है वो है वाग्भट जी द्वारा। तो वाग्भट जी द्वारा पूछे तो जो है वो शिशिर ऋतु ही लिखना है, लेकिन चरक ने हेमंत और शिशिर दोनों बताया है। तो संचय जो है वो शिशिर में, प्रकोप जो है वो वसंत में और प्रशमन जो है वो ग्रीष्म में। संशोधन विधि वमन हो गए। तो देखो याद करने के लिए ऐसे लिखेंगे, सी व ग्री व स ए। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा रुक्षता होता है, वायु फुल स्पीड से चल रही होती है, रुक्षता फैली रहती है। तो ग्रीष्म याद करना है, ग्रीष्म में क्या होता है, वात का प्रकोप होता है, वात का संचय होता है। तो वात बढ़ना स्टार्ट कर देता है, वात का संचय ग्रीष्म ऋतु में होना स्टार्ट हो जाता है। बाकी नेक्स्ट तीन कर लेंगे। ग्रीष्म के बाद आता है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में प्रकोप होगा और प्रशमन जो है वो शरद ऋतु में हो जाएगा। तो वात के ये तीन हो गए, ठीक है। ऐसे याद करना है, ग्रीष्म ऋतु में बहुत ज्यादा होता है, ग्रीष्म ऋतु ऐसे याद कर लेना है, वात का होता है, वात का संचय, फिर वर्षा ऋतु में प्रकोप, फिर शरद ऋतु में प्रशमन। फिर पित्त का है जस्ट ग्रीष्म के एक नीचे, यानी कि वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है। फिर पित्त का संचय होता है वर्षा में, तो शरद में प्रकोप होगा और हेमंत ऋतु में आते आते प्रशमन हो जाएगा। तो पित्त का ऐसे याद करना है। ये हो गया ग्रीष्म, वसंत और शरद, वात का हो गया, और ये पित्त का हो गया वर्षा, शरद और हेमंत, सॉरी वर्षा है ये। और फिर ये फर्स्ट वाले पे जो है वो कफ हो जाएगा, फर्स्ट सी पे कफ आ जाएगा। तो पी व ग्री यानी कि कफ का जो है वो संचय होगा, वसंत में प्रकोप होगा और ग्रीष्म में जो है वो प्रशमन हो जाएगा। तो ये तीनों कफ वाले हैं। तो ऐसे लिस्ट बना के याद कर सकते हैं, इजीली याद हो जाएगा, इतना कुछ कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर देखो फूड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि आचार्यों ने बताया क्या है। तो शीतकाल यानी हेमंत और शिशिर ऋतु में मधुर अम्ल और लवण का सेवन करने के लिए बताया गया है। क्यों बताया गया है? शीतकाल में हम लोगों ने देखा था कि
ठंड बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ ये इधर आदान काल स्टार्ट हो जाता है और क्या होता है, ठंड बहुत ज्यादा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और बॉडी में रुक्षता पैदा हो रही है, तो उसके लिए क्या है, और बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है और ये क्या करता है, डाइजेस्टिव फायर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसके कारण इसे कुछ ना कुछ पचाने के लिए चाहिए रहता है, तो हमें प्रॉपर फूड लेना पड़ता है। और मधुर अम्लवण है जो हम लोगों ने गुरुता का ऑर्डर दिया था, हाईली कैलोरिफिक होता है मधुर अम्ल और लवण, तो इसलिए शीतकाल में, हेमंत और शिशिर ऋतु में मधुर अम्ल और लवण रस प्रधान फूड को देने के लिए बताया गया है। और अगर हम लोग प्रॉपर डाइट अगर नहीं फॉलो करते हैं, नहीं खाना खाते हैं, तो ये जो हम लोग का डाइजेस्टिव फायर स्ट्रांग हुआ है इस ऋतु में, शिशिर ऋतु में, तो ये क्या करता है, धातुओं को पचाना स्टार्ट कर देता है, इसलिए खाना खाना ही है। और इसमें भी मधुर और अम्ल और लवण रस प्रधान। फिर बसंत ऋतु में क्या बताया है, कटु तिक्त और कसाय रस, बसंत ऋतु में कटु तिक्त और कसाय रस का सेवन करने के लिए बताया गया है। तो वसंत वसंत ऋतु यानी कि ये सेकंड ऋतु है। अब सेकंड ऋतु में क्या होता है, जो है वो कफ का प्रकोप होता है, कफ का प्रकोप होता है। उसके पहले एक और चीज मैं बता देता, रुको। मधुर अम्ल और लवण, तो देखो मधुर अम्ल और लवण, कटु तिक्त कसाय, ये 6 रस होते हैं। इन 6 रसों में जो मधुर अम्ल और लवण है, ये क्या करते हैं, कफ को बढ़ाएंगे और वात को कम करेंगे, कफ को बढ़ाएंगे और वात को कम करेंगे, मधुर अम्ल और लवण। कटु तिक्त कषाय क्या करते हैं, वात को बढ़ाएंगे और कफ को कम करेंगे। कफ और वात देखो एकदम अपोजिट चल रहे हैं। और मधुर हो गया, तिक्त हो गया और कषाय हो गया, ये क्या करते हैं, पित्त को कम करते हैं। और अम्ल लवण और कटु हो गया, पित्त को बढ़ाते हैं। तो देखो मुझे भी एकदम एग्जैक्ट एक बार में नहीं मैं बोलता हूँ, ऐसे ये टेबुलर फॉर्म में मुझे याद रहता है। मधुर अम्ल और लवण, ऊपर के 3 जो है वो कफ को बढ़ाएंगे और वात को कम करेंगे। कटु तिक्त कषाय वात को बढ़ाएंगे, कफ को कम करते हैं। और ये मधुर और तिक्त और कषाय जो है वो पित्त को कम करते हैं। और ये 3 जो है अम्ल लवण और कटु पित्त को बढ़ाते हैं। तो देखो शीतकाल में क्या क्या हो रहा है, मधुर अम्ल और लवण, तो ये डाइजेस्टिव फायर का मैंने बता दिया। वसंत ऋतु में क्या हो रहा है, कफ का प्रकोप हो रहा है, तो कफ को हम लोग को कम करना है। तो कफ को कम कौन कर रहा है, कटु तिक्त और कषाय रस कम कर रहा है। तो देखो कितना साइंटिफिक सोच थी उस टाइम के लोगों के, कितना शानदार तरीके से बताया पूरा रिलेट करते हुए। कटु तिक्त और कषाय रस का सेवन करने से कफ कम हो जाएगा, जिससे वसंत ऋतु में समन हो सकता है जो भी कफ डोमिनेंट हो रहा है। साथ ही अगर एक्सेसिव है तो हम लोग वमन थेरेपी भी दे सकते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि बहुत ज्यादा रुक्षता होती है, तो इसलिए मधुर रस का सेवन करने के लिए बताया गया है। शरद ऋतु में बताया गया है कि मधुर तिक्त और कषाय रस का सेवन करने के लिए। तो शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप हो रहा था, पित्त का प्रकोप हो रहा था, तो पित्त का शमन देखो कौन कर रहा है, मधुर हो गया, तिक्त हो गया और कषाय रस हो गया, तो ये तीनों रस पित्त का शमन कर रहे हैं। तो इसीलिए बताया गया है शरद ऋतु में मधुर तिक्त और कषाय रस का सेवन करने के लिए। तो ये क्लियर हो गया। साथ ही देखो आहार विहार की बात क्या क्या बताया गया है। ग्रीष्म और शरद ऋतु में शीत अन्न पान करना है। और ऐसे याद कर लो, ग्रीष्म और शरद ऋतु में, यानी ग्रीष्म में शीत का अन्न पान करना है, बाकी सारे जितने भी ऋतु हैं उसमें उष्ण अन्न पान का उपयोग करना है, यानी उष्ण प्रधान जितने भी भोजन है उनको खाना है। इसी हेमंत वसंत और वर्षा में। फिर आता है शरद और वसंत में, शरद और वसंत में रुक्ष अन्न पान करना है। बाकी इनके अलावा जितने भी है, हेमंत हो गया, शिशिर हो गया, ग्रीष्म हो गया और वर्षा हो गया, इसमें स्निग्ध अन्न पान करना है। ऐसे ट्रिक बना बना के याद कर लेंगे, इतना कोई बड़ी चीज नहीं है, याद हो जाएगा। साथ ही देखो ये मेरा सबसे फेवरेट श्लोक है, नित्य स्वरस अभ्यास, नित्य सर्वरस अभ्यास, यानी कि सभी ऋतुओं में सभी रसों का सेवन करना चाहिए, यानी मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय सभी रसों का सेवन कर सकते हैं। लेकिन वही श्लोक याद आता है कि कालार्थ कर्मणा योग्यो हीन मिथ्या अति मात्र का, तो हीन योग, मिथ्या योग या अति योग नहीं होना चाहिए। नॉर्मल में सभी ऋतुओं में सभी 6 रस हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो देखो अभी हम लोगों ने इतना पढ़ा, लेकिन अब मेन ये कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता होगा तो पूरी पढ़ाई फेल हो जाएगी, क्योंकि देखो बहुत कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है इसमें कि अगर हम लोग सभी ऋतुओं में सभी रसों का हल्का फुल्का भी उपयोग नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने पढ़ा होगा ये नीट वगैरह के प्रिपरेशन के टाइम पे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो बहुत सारे हो सकता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हम लोग की बॉडी में कमी हो जाए,
बहुत सारे प्रोटीन का फॉर्मेशन रुक सकता है। तो इसलिए सभी ऋतुओं में सभी रसों का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन जो पर्टिकुलर ऋतुओं के हिसाब से जितने भी रस बताए गए हैं उनका अधिकता से उपयोग करना चाहिए। साथ ही जिन ऋतुओं में जिन रसों के लिए मना किया गया है उनको उन रसों का कम प्रयोग करना है। तो देखो यही है कि ही सभी ऋतुओं में सभी 6 रसों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन हीन मिथ्या और अति योग नहीं होना चाहिए। ऋतुओं के हिसाब से जो सम्यक अवस्था है, यानी कि जो जितना मात्रा में जरूरत होता है ऋतु के हिसाब से, कि उतना ही उपयोग करना चाहिए। तो ये रहा सर्वरस अभ्यासों के बारे में। फिर ऋतु संधि आती है। तो ऋतु संधि क्या है? तो प्रथम ऋतु के अंतिम सप्ताह, यानी कि जैसे कोई महीना 30 दिन का है तो, और इसमें ऋतु खत्म हो रही है तो 15 से 30 दिन, यानी कि इसका 15 से 30 दिन, और नेक्स्ट जो ऋतु स्टार्ट हो रही है वो अगर 30 दिन की है तो उसका 1 से 15 दिन। तो और तो देखो प्रथम ऋतु के अंतिम सप्ताह, यानी कि जो लास्ट 7 डे है, जो लास्ट वीक है वो हो गया, और जो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है, जो नेक्स्ट ऋतु स्टार्ट होने वाली है उसका स्टार्टिंग का 7 दिन। तो इन दोनों को जोड़ के जो 14 दिन का समय निकलता है इसको ऋतु संधि काल बोलते हैं। ऋतु संधि काल बोला जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है, जो जैसे इस जो फर्स्ट वाले ऋतु है, इस ऋतु का जो भी दिनचर्या है, जो भी ऋतुचर्या है हम लोग फॉलो कर रहे थे, उसको क्रमशः धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। और ये जो नेक्स्ट नई ऋतु आ रही है इसकी जो ऋतुचर्या है इसको धीरे धीरे अपनाना चाहिए। तो एक झटके में कोई भी चीज नहीं छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो इसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं। और ऋतु ये जो 14 दिन का समय मिल रहा है इसे ही ऋतु ऋतु संधि काल बोला जाता है। और इसमें इसको धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है जितनी भी ऋतुचर्या बताई गई है, और लास्ट में इसको धीरे धीरे अपनाया जा रहा है। तो ये रहा चैप्टर, और हम लोगों ने ऋतुचर्या भी कंप्लीट कर ली है बहुत शानदार तरीके से, पूरा क्लिनिकल एनालिसिस करते हुए, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हुए। और आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आ रहा हो, और अच्छे से कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आए तो आप लोग इंस्टाग्राम हैंडल दिया गया है और आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट अध्याय के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद गाइज।